नवीन राज्यों का उत्थान एवं ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य के उत्तरकाल से ही इन शक्तियों ने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा कर दी। इस काल में उदित हुई प्रमुख शक्तियों को दो श्रेणियों में विभक्त कर समझ सकते हैं। प्रथम श्रेणी में वे शक्तियां आती हैं जो अत्यंत सशक्त थीं तथा जिनका पतन ब्रिटिश शक्तियों से टकराव के कारण हुआ, जबकि द्वितीय श्रेणी में वे शक्तियां आती हैं जो अपेक्षाकृत कम सशक्त थीं तथा ब्रिटिश शक्ति को कोई विशेष चुनौती नहीं दे सकी। प्रथम श्रेणी में 6 शक्तियां आती हैं। ये हैं सिख, मराठा, मैसूर, बंगाल, हैदराबाद एवं अवध, जबकि अन्य शक्तियां थीं रूहेले एवं बंगश पठान, राजपूत तथा जाट। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रमुख इन 6 क्षेत्रीय शक्तियों के संदर्भ में प्रायः प्रश्न बना करते हैं, अतः हम इन शक्तियों का क्रमशः विस्तृत अध्ययन करेंगे। नंबर 1, सिख। सिखों के इतिहास को मुख्यतः 4 चरणों में विभक्त किया जाता है। प्रथम काल 10 गुरुओं का काल 1469 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक। द्वितीय काल बंदा बहादुर का काल 1708 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक। तृतीय काल कपूर सिंह व सिख मिसलों 1716 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक। चतुर्थ काल रणजीत सिंह का काल एवं सिख राज्य का पराभव 1792 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक। सिखों के उत्थान का प्रथम चरण। सिख धर्म का प्रारंभ गुरु नानक ने किया था। यह हुमायूं के समकालीन थे। सिख धर्म के कुल 10 गुरु हुए, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। नंबर 1, गुरु नानक 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक। इनका जन्म 1469 को तलवंडी वर्तमान ननकाना में हुआ था। इन्होंने देश भ्रमण करके भगवत भक्ति का उपदेश दिया। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति भेद, मुल्ला पंडित श्रेष्ठता, अवतारवाद, कर्मकांड आदि का विरोध किया तथा हिंदू मुस्लिम समता पर जोर दिया। इन्होंने शिष्य बनाए थे, यही बाद में सीख लेने वाले सिख कहलाए। इन्होंने संगतों की स्थापना की थी। इनके प्रमुख शिष्य लहना थे, जो बाद में गुरु अंगद के रूप में दूसरे सिख गुरु बने। नंबर 2, गुरु अंगद 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक। इन्होंने अंतरजातीय खान पान को प्रोत्साहन देने हेतु लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किया। इन्होंने गुरमुखी लिपि प्रारंभ किया, जो संस्कृत से पृथक सिखों की एक अलग भाषा के विकास की दिशा में प्रमुख कदम था। ये शेरशाह से बिलग्राम में पराजित होने के बाद मुगल सम्राट हुमायूं से मुलाकात किए। नंबर 3, अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी तक। इन्होंने सिखों को पारिवारिक संत बनने का उपदेश दिया। सिख संप्रदाय को संगठित करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की, जिन्हें मंजिया कहा गया। इनके द्वारा गोइंदवाल में प्रसिद्ध बावड़ी का निर्माण कराया गया तथा गुरु नानक एवं गुरु अंगद के उपदेशों को संकलित किया, जो गोइंदवाल पोथिया कहलाया। नंबर 4, गुरु रामदास 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक। मुगल सम्राट ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान दी थी। इसी पर इन्होंने अमृतसर नामक तालाब व रामदासपुर नगर का निर्माण कराया, जो बाद में अमृतसर कहलाया। इन्होंने गुरु की गद्दी को पैतृक बनाया। नंबर 5, गुरु अर्जुन देव 1581 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक। इन्होंने पहली बार स्थायी धर्म प्रचारकों की नियुक्ति की, जिन्हें मनसद व मेउरा 2 संज्ञाएं दी थी। मनसद या मनसब प्रथा प्रारंभ की, जिसके तहत प्रत्येक सिख द्वारा आय का 1/10 हिस्सा धार्मिक दान के रूप में देना अनिवार्य बनाया। सिखों की भौतिक प्रगति का प्रयास करने पर बल दिया। इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। रामदासपुर अर्थात अमृतसर का निर्माण पूर्ण कराया। इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की। सिखों के 4 तीर्थ स्थल खादुर, गोइंदवाल, अमृतसर तथा तरनतारा का विकास भी इन्हीं के काल में हुआ। इन्होंने विद्रोही मुगल शहजादे खुसरो को आशीर्वाद दिया था, जिससे रुष्ट होकर सम्राट जहांगीर ने इन्हें 1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर देने का आदेश दिया। गुरु के इनकार करने पर इनकी संपत्ति जब्त कर ली गई तथा यातनाएं देकर मार डाला गया।
यह मुगलों द्वारा सिख धर्म पर पहला आक्रमण था। गुरु अर्जुन देव ने मरने के पूर्व गुरु को सैनिक संत तथा सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित करने का आदेश दिया। नंबर 6, गुरु हरगोविंद 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक सिखों को सैन्य रूप में परिवर्तित किया। इन्होंने कमर में 2 तलवारें बांधकर गुरु की पदवी धारण की। इनके द्वारा 12 फीट ऊंचे सिंहासन अकाल तख्त की नींव डाली गई तथा अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों को सैन्य शिक्षा देना प्रारंभ किया। दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा शुरू की, जो राज सत्ता का प्रतीक थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने इनके पिता पर शेष रहे धन देने की मांग की। इनकार करने पर 2 माह ग्वालियर के किले में कैद रहे। 1628 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां का एक प्रिय बाज इनके खेमे में आ गया था, जिसे वापस करने से गुरु ने मना कर दिया था। मुगल सत्ता से पुनः टकराव की आशंका के कारण ये कीरतपुर कश्मीर प्रस्थान कर गए। वहीं पर कालांतर में इनकी मृत्यु हुई थी। नंबर 7, गुरु हरराय 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक औरंगजेब का प्रतिद्वंदी दारा शिकोह से भेंट करने के कारण इन्हें मुगल दरबार में बुलाया गया था। गुरु हरराय तो मुगल दरबार नहीं गए, लेकिन अपने पुत्र राम राय को भेजा। बाद में गुरुजी ने अपने बड़े पुत्र राम राय से नाराज होकर अपने 6 वर्षीय पुत्र हरिकिशन को गद्दी सौंप दी। इनका बड़ा पुत्र राम राय गुरु की गद्दी पाने का प्रयास किया। नंबर 8, गुरु हरिकिशन 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक इन्हें भी मुगल दरबार में बुलाया गया था, किंतु इनकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। नंबर 9, गुरु तेग बहादुर 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी तक 9वें गुरु तेग बहादुर थे। ये हरगोविंद के पुत्र थे। इनके भी संबंध औरंगजेब से अच्छे नहीं थे। औरंगजेब ने इन्हें मृत्युदंड दिया। नंबर 10, गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक इन्होंने सिखों का कट्टर सैनिक संप्रदाय बनाने में सफलता पाई। 80,000 सिखों की एक खालसा सेना तैयार की और आनंदपुर साहब नगर को इसका केंद्र बनाया। मुगलों ने 5 बार इनके आनंदपुर निवास को घेरा। मुगल सम्राट के आदेश पर इनके 2 पुत्र मारे गए तथा 2 पुत्रों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। इन्होंने सिख पुरुषों के नाम के साथ सिंह तथा स्त्रियों के नाम के साथ कौर लगाने तथा पुरुषों के लिए 5 ककार, केश, कंघा, कृपाण, कच्छा व कड़ा धारण करने का आदेश दिया। इन्होंने अर्थात दशम पादशाह ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कराया। इसीलिए इस ग्रंथ को दसम पादशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। इन्होंने औरंगजेब की नीति की आलोचना जफरनामा नामक पत्र में की। इन्होंने कृष्णावतार, चंदी दीवर आदि पुस्तकें लिखीं। औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह की सहायता हेतु ये दक्षिण भारत गए थे। यहीं पर नांदेड़ नामक स्थान पर एक व्यक्ति द्वारा हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने मृत्यु के समय गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया और कहा कि जहां भी गुरु के उपदेशों को मानने वाले 5 सिख रहेंगे, वहां गुरु उपस्थित होंगे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का वास्तविक गुरु बताया। इन्होंने धर्म संबंधी सभी निर्णय करने का अधिकार सिख पंचायत को दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। इसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसे आदि ग्रंथ भी कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का पुनर्संकलन गुरु गोविंद सिंह ने करवाया था। गुरु ग्रंथ साहिब में 5 सिख गुरुओं तथा 18 भक्त कवियों की वाणी संकलित है। इसमें सूफी संत बाबा फरीद के पद भी संकलित हैं। इसमें सार्वधिक पद कबीर के हैं। संत रामदास का केवल एक पद ही शामिल है। सिखों के उत्थान का द्वितीय चरण 1708 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक। सिखों का आधुनिक इतिहास बंदा बहादुर के काल से प्रारंभ होता है। दक्षिण भारत में माधवदास नामक एक वैरागी ने गुरु गोविंद सिंह से भेंट की थी। वहीं पर गुरु ने इसे बंदा बहादुर की उपाधि दी थी। मृत्यु से पूर्व गुरु ने सिख धर्म की रक्षा का दायित्व सौंपकर बंदा बहादुर को पंजाब भेज दिया। बंदा बहादुर का वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। इसने सिखों में मुगलों के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया तथा सेनापति से सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ किया। इसने सरहिंद पर आक्रमण किया, जहां गुरु के 2 पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया गया था। मुगल फौजदार वजीर खां मारा गया। इस सफलता के साथ ही बंदा बहादुर सिखों का नेता बन गया। उसने 28 परगने अपने अधीन किए तथा लौहगढ़ को राजधानी बनाया। उसने गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए।
सिख इसे सच्चा पादशाह कहते थे। इसका उद्देश्य था स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना। उत्तरवर्ती मुगलों ने बंदा बहादुर के दमन हेतु प्रयास किए। बहादुर शाह प्रथम द्वारा फिरोज खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसने सिखों की राजधानी लौगढ़ पर अधिकार कर लिया, किंतु बंदा बहादुर ने बीच बीच में हमले जारी रखे। बादशाह जहांदार शाह तथा तदुपरांत फर्रुखशेर ने भी बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे। फर्रुखशेर के काल में 1716 ईस्वी में गुरदासपुर नामक स्थान पर बंदा बहादुर को घेर लिया गया तथा दिल्ली ले जाकर मृत्युदंड दे दिया गया। बंदा के अंत के साथ ही सिख नेतृत्वहीन हो गए। अब न गुरु रहे न गुरु का बंदा। सिख का उत्थान का तृतीय चरण, सिख मिसलों का काल। बंदा बहादुर के अंत के बाद सिखों ने शरबत खालसा एवं गुरुमत्ता की प्रथाएं प्रारंभ की। वर्ष में 2 बार वैशाखी व दिवाली पर सिख सभाएं करते थे, जिन्हें शरबत खालसा कहा जाता था। सभाओं में जो निर्णय होते थे उन्हें गुरुमत्ता कहा जाता था। सिखों का पृथक राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरित विभिन्न सिख सरदारों ने छोटे छोटे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिए तथा सेनाएं रखीं। 1726 ईस्वी में मुगल सूबेदार जकारिया खां ने फैजलपुर यानी सिंहपुर के कपूर सिंह को जमींदार के रूप में मान्यता दे दी। कपूर सिंह ने सिखों को संगठित किया और इसे दल खालसा की संज्ञा दी। 1748 ईस्वी में कपूर सिंह की मृत्यु के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह ने संभाला। जस्सा सिंह अहलूवालिया के काल में ही दल खालसा 12 छोटे सिख राज्यों में विभाजित हो गया। इन्हें सिख मिसलें कहा गया। इस काल में सिखों ने मराठों की चौथ प्रथा के तर्ज पर राखी प्रथा प्रारंभ की। इस काल में सिखों ने देग, तेग एवं फतेह मुद्रा लेख युक्त चांदी के सिक्के भी चलाए। इस काल में कुल 12 सिख मिसलें अस्तित्व में आईं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, फैजलपुरिया अथवा सिंहपुरिया मिसल, संस्थापक नवाब कपूर सिंह। नंबर 2, अहलूवालिया मिसल, संस्थापक जस्सा सिंह अहलूवालिया। नंबर 3, भंगी मिसल, संस्थापक सरदार हरि सिंह। नंबर 4, रामगढ़िया मिसल, संस्थापक जस्सा सिंह इच्छोगीलिया। नंबर 5, कन्हिया मिसल, संस्थापक जय सिंह। नंबर 6, सुकरचकिया मिसल, संस्थापक चरत सिंह। नंबर 7, फुलकिया मिसल, संस्थापक चौधरी फूल सिंह। नंबर 8, निशानवालिया मिसल, संस्थापक संगत सिंह एवं मोहर सिंह। नंबर 9, डल्लेवालिया मिसल, संस्थापक गुलाब सिंह। नंबर 10, शहीद मिसल या निहंग मिसल, संस्थापक दीप सिंह। नंबर 11, नक्कई मिसल, संस्थापक सरदार हीरा सिंह। नंबर 12, करोड़ सिंधिया मिसल, संस्थापक बघेल सिंह। सिखों के उत्थान का चतुर्थ चरण, रणजीत सिंह एवं पंजाब राज्य। एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना जिसका स्वप्न सिख गुरुओं एवं बंदा बहादुर ने देखा था, अंततः 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रणजीत सिंह के प्रयासों से साकार हुआ। रणजीत सिंह ने न केवल स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की, अपितु आजीवन इसकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो सिख शक्ति का क्षरण प्रारंभ हुआ और अंततः ये राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोकर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहां हुआ। 1792 में इनके पिता की मृत्यु के बाद कुछ समय 1792 से 97 ईस्वी तक मिसल का प्रशासन एक प्रतिशासन परिषद पारिवारिक सदस्यों का समूह ने संभाला, जिसे बाद में रणजीत सिंह को हस्तगत कर दिया गया। रणजीत सिंह को महाराजा की उपाधि अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने 1798 ईस्वी में दी थी। जमान शाह, जो कि अहमद शाह अब्दाली का पोता तथा तैमूर शाह का पुत्र था, जमान शाह ने ही रणजीत सिंह को लाहौर के क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया था। इसी के साथ क्षेत्रीय सिख शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। जमान शाह रणजीत सिंह की सेवा से प्रसन्न हुआ था। पंजाब में आक्रमण के समय उसकी तोप चिनाब नदी में गिर गई थी, जिसे रणजीत सिंह ने नदी से निकलवाकर जमान शाह को भिजवा दिया था। रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार के बाद सिख राज्य के स्वप्न को साकार करने का प्रयास किया। 1805 ईस्वी में उसने भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। लाहौर को रणजीत सिंह ने अपने राज्य की राजधानी बनाया। 1808 ईस्वी में सतलज नदी के
पार स्थित फरीदकोट, मालेरकोटला तथा अंबाला पर भी रणजीत सिंह ने अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह का सतलज पार करना अंग्रेजों के हस्तक्षेप का कारण बना। सतलज पार के राजाओं ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। अंततः टकराव के बजाय संधि का मार्ग अपनाया गया। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ के साथ रणजीत सिंह ने 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत सतलज के पूर्वी भाग के 45 गांव अंग्रेजों को सौंप दिए गए तथा सतलज नदी को सिख व अंग्रेज राज्य की विभाजनकारी सीमा स्वीकार किया गया। 1809 ईस्वी में ही रणजीत सिंह को अफगानिस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप का आमंत्रण मिला। अफगान शासक बने शाह शुजा को उसके भाई शाह महमूद एवं बरकजई सरदारों फतेह खां एवं दोस्त मोहम्मद ने विद्रोह कर गद्दी से हटा दिया। शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने हेतु रणजीत सिंह से सहायता मांगी तथा कोहिनूर हीरा उन्हें भेंट किया। रणजीत सिंह ने काबुल में गोहत्या बंदी तथा सोमनाथ मंदिर के कपाट वापस करने की शर्तें रखी, किंतु अंततः बिना शर्त सहायता को सहमत हो गए। 1835 ईस्वी में रणजीत सिंह ने शाह शुजा के साथ एक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए। दोस्त मोहम्मद के नेतृत्व वाली विशाल सेना को हरि सिंह नलवा के नेतृत्व वाली रणजीत सिंह की सेना ने पराजित कर दिया तथा पेशावर, जमरूद सहित खैबर दर्रे तक समस्त क्षेत्र पर सिखों का अधिकार हो गया। इसी बीच रूस द्वारा इस क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत करने की आशंका जताते हुए अंग्रेजों ने क्षेत्रीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर बैठा दिया। इस बीच सिख क्रमशः मुल्तान, कश्मीर एवं अमृतसर पर अधिकार कर चुके थे। अब अमृतसर सिख राज्य की सांस्कृतिक राजधानी बन गया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने शाह शुजा तथा रणजीत सिंह के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ब्रिटिश सेना को पंजाब से होकर गुजरने का अधिकार दे दिया गया। इससे पंजाब की राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप अवश्यंभावी हो गया। 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की पक्षाघात के कारण मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की एक आंख खराब थी। उनका यह कथन इतिहास में प्रसिद्ध है कि भगवान ने मुझे इसलिए एक आंख नहीं दी कि मैं सब धर्मों को एक नजर से देख सकूं। यह कथन उनकी न्यायप्रियता व सहिष्णुता का भी परिचायक है। रणजीत सिंह भारत के पहले शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार नहीं की और अंग्रेजों के समक्ष समर्पण नहीं किया। यद्यपि उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज हस्तक्षेप करने में सफल रहे। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी क्रमशः थे खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, रानी चांद कौर, शेर सिंह तथा दिलीप सिंह। दिलीप सिंह अल्पवयस्क था तथा उसके काल में शासन की बागडोर उसकी संरक्षिका रानी जिंदन के हाथों में थी। दिलीप सिंह के शासनकाल में ही 1843 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब की राजधानी लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया था। इसके पूर्व सिखों एवं अंग्रेजों के बीच 2 युद्ध लड़े गए। आंग्ल सिख युद्ध का विवरण निम्नवत है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी तक। अंग्रेजों एवं सिखों के बीच टकराव का एकमात्र कारण अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति थी। रणजीत सिंह की मृत्यु से अब सिखों के पास सशक्त नेतृत्व का अभाव था, अतः अंग्रेजों के लिए परिस्थितियां अनुकूल थीं। 1838 ईस्वी में W.F. आसबर्न ने पंजाब पर विजय प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा। लॉर्ड एलनवरो के स्थान पर गवर्नर जनरल बने लॉर्ड हार्डिंग ने आसबर्न के सुझाव पर अमल करने का निर्णय लिया। हार्डिंग ने मेजर ब्रॉडफुट को लुधियाना में कंपनी का एजेंट बनाकर भेजा। ब्रॉडफुट ने क्षेत्र में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने स्थिति पर नियंत्रण के नाम पर सिखों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लॉर्ड ह्यूगफ ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति था। युद्ध के दौरान करीब 5 लड़ाइयां लड़ी गईं, जिनमें अंग्रेजी सेना और सिखों के मध्य लड़ी गई 4 लड़ाइयां अनिर्णायक रहीं। वे थी मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल और आलीवाल की लड़ाइयां। 5वीं लड़ाई, जो कि सबराओ नामक स्थान पर लड़ी गई, में अंग्रेजों ने सिखों को पराजित कर दिया। इस पराजय का प्रमुख कारण था सिख सेनापति लाल सिंह व सेना में विश्वास पात्र तेज सिंह का विश्वासघात। इसी के कारण अंग्रेज लाहौर पर अधिकार करने में सफल हो सके।
युद्ध का समापन 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि के फलस्वरूप हुआ। संधि के तहत नंबर 1, दिलीप सिंह को सिखों का महाराजा स्वीकार कर लिया गया। रानी जिंदन को अल्पवयस्क दिलीप सिंह की संरक्षिका तथा लाल सिंह को वजीर नियुक्त किया गया। नंबर 2, युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर सिखों को 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान अंग्रेजों को करना था। नंबर 3, सिखों की सेना की सीमा तय की गई। नंबर 4, सतलज नदी का दक्षिण भाग सिखों ने अंग्रेजों को दे दिया। नोट: लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से कश्मीर का क्षेत्र अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को बेच दिया। लाहौर की संधि के बाद क्षेत्र में ब्रिटिश सेना का नियंत्रण अत्यधिक बढ़ गया, जिससे रानी जिंदन एवं वजीर लाल सिंह असंतुष्ट थे। इसी बीच ब्रिटिश रेजिडेंट ने लाहौर का दरबार कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के अधीन करने का आदेश दिया। लाहौर अर्थात पंजाब के वजीर लाल सिंह ने अंग्रेजों के इस हस्तक्षेप का विरोध किया। इसके बाद अंग्रेजों ने लाल सिंह को पदच्युत कर लाहौर का शासन एक प्रतिनिधि मंडल को सौंप दिया। 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को लाहौर सरकार एवं अंग्रेज सरकार के मध्य भैरोवाल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत महाराज के संरक्षक के तौर पर अंग्रेजी रेजिडेंट को पंजाब में बने रहना था, जिसके बदले लाहौर दरबार अंग्रेजों को 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष देता। महारानी जिंदन को संधि के तहत पेंशन देकर दरबारी राजनीति से पृथक कर दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तत्कालीन कारण मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह था, क्योंकि अंग्रेजों ने मुल्तान के राजस्व में 33% की बढ़ोतरी करने को कहा। ऐसा न कर मूलराज ने त्यागपत्र दे दिया। उसके स्थान पर काहन सिंह को गवर्नर बनाया गया। मूलराज के समर्थन में विद्रोह किया गया, जिसमें 2 ब्रिटिश पदाधिकारियों एडरसन तथा वेंस एगिन्यू की हत्या कर दी गई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल गॉफ ने किया। इस दौरान कुल 3 जगहों पर आंग्ल एवं सिख सेनाएं आमने सामने आईं। ये थे रामनगर का युद्ध, चिलियानवाला का युद्ध तथा गुजरात का युद्ध। इनमें रामनगर युद्ध अनिर्णीत रहा था, जबकि चिलियानवाला के युद्ध में जनरल गॉफ की अंग्रेज सेना को भारी खर्च उठाकर एक विजय मिली थी। इसके बाद जनरल गॉफ को हटाकर चार्ल्स नेपियर नामक अंग्रेज पदाधिकारी को अंग्रेजी सेना का जनरल नियुक्त किया गया। चार्ल्स नेपियर एक सक्षम सेनापति सिद्ध हुआ और 21 फरवरी 1849 ईस्वी में गुजरात के युद्ध में सिख सेना अंग्रेजों के हाथों बुरी तरह पराजित हुई। गुजरात युद्ध में तोपों का व्यापक प्रयोग हुआ था, इसलिए इसे तोपों का युद्ध भी कहा गया है। इस युद्ध के फलस्वरूप सिख सेना ने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। 29 मार्च 1849 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने की घोषणा कर दी। महाराज दिलीप सिंह, जो कि एक अल्पवयस्क बालक था, को उसकी माता जिंदन के साथ शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। दिलीप सिंह ने ही कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी को भेंट किया था। इस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह के अथक प्रयत्नों से खड़ा हुआ स्वतंत्र सिख राज्य उनकी मृत्यु के 1 दशक बाद ही अपनी स्वतंत्रता खो बैठा। अंग्रेजी राज्य में विलय के बाद सर हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बोर्ड की नियुक्ति की गई। इसे पंजाब में प्रशासनिक संचालन का कार्य सौंपा गया। बाद में 1853 ईस्वी में बोर्ड को भंग कर दिया गया तथा जॉन लॉरेंस को पंजाब का प्रथम चीफ कमिश्नर अर्थात प्रशासक नियुक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में पंजाब ने भाग नहीं लिया था। इसका श्रेय प्रशासक जॉन लॉरेंस के कठोर प्रशासन को दिया जाता है। रणजीत सिंह के काल में सिख राज्य का प्रशासन। सिख राज्य मुख्यतः 4 प्रांतों में बटा था: लाहौर, कश्मीर, मुल्तान एवं पेशावर। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य 4 इकाइयों में बटा था: सूबा, परगना, तालुका तथा ग्राम। सूबा या प्रांत के प्रमुख को नाजिम तथा परगना के प्रमुख को कारदार कहते थे। इसी प्रकार तालुका के प्रमुख को तालुकेदार तथा ग्राम के प्रमुख को लंबदार मुखिया कहते थे। रणजीत सिंह की सरकार को सरकार ए खालसा कहते थे। रणजीत सिंह ने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे। 3 डोगरा भाइयों गुलाब सिंह, सुचेत सिंह तथा ध्यान सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। मुसलमानों को भी उच्च पद प्राप्त थे। भू राजस्व। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। भूमि की उर्वरा क्षमता के आधार पर
कुल उत्पादन का 33 से 40% तक भूमि कर लिया जाता था। सैन्य प्रशासन। सेना 2 भागों में विभक्त थी। ये थे फौज-ए-खास तथा फौज-ए-बेकवायद। राज्य की स्थायी सेना को फौज-ए-आईना कहा जाता था। फौज-ए-खास राज्य की मुख्य सेना थी। इसमें घुड़सवार सेना, पैदल सेना तथा तोपखाना आता था। घुड़सवार सेना का नेतृत्व फ्रेंच जनरल अलार्ड तथा पैदल सेना का नेतृत्व फ्रेंच जनरल बंतुरा करते थे। ये दोनों ही अधिकारी पूर्व में नेपोलियन बोनापार्ट, पूर्व फ्रेंच तानाशाह की सेना में कार्य कर चुके थे। तोपखाने का कोच जनरल कोट था। राज्य का तोपखाना इलाही बख्श के नियंत्रण में था। इसी सेना में रूसी, अंग्रेज, यूनानी, आंग्ल भारतीय, स्कॉटलैंड, स्पेन आदि भिन्न भिन्न देशों जातियों के 39 अफसर कार्य करते थे। इतिहासकार हंटर महोदय ने रणजीत सिंह की सेना के धार्मिक जोश एवं स्थिरता की प्रशंसा की है। रणजीत सिंह की सेना में मासिक वेतन को माहदारी कहते थे। फौज-ए-बेकवायद 2 भागों में बटी थी, घुड़चढ़ा खास तथा मिसलदार। घुड़चढ़ा खास में वे सैनिक थे जिन्हें अपने घोड़े स्वयं लाने थे तथा राज्य उन्हें वेतन देता था, जबकि मिसलदार में उन सिख सरदारों की सेना शामिल थी जिन्हें रणजीत सिंह ने विजित किया था। नोट: फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। नंबर 2, मराठा राज्य एवं संघ। विनाश की कगार पर खड़ी मुगल सल्तनत को चुनौती देने वाले ताकतों में मराठे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 1750 ईस्वी तक मराठे इतनी मजबूत स्थिति में आ गए कि वे मुगल सत्ता के स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जाने लगे, किंतु शीघ्र ही उनका सामना विदेशी शक्तियों अहमद शाह अब्दाली व अफगानों से हुआ। इसके कारण मराठों की उभरती शक्ति को इतना कड़ा आघात लगा कि वे सदैव के लिए एक क्षेत्रीय शक्ति के दायरे में सिमट के रह गए और अंग्रेजों के रूप में भारत में प्रवेश करने वाली वास्तविक शक्ति को कड़ी चुनौती भी न दे सके। मराठों के गौरवशाली इतिहास की शुरुआत मध्यकाल के उत्तरार्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हुई। आधुनिक काल में मराठों का नेतृत्व पेशवाओं के हाथ में आ गया। शिवाजी एवं मराठा राज्य 1627 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक। शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में पूना के शिवनेरी किले में 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले तथा माता जीजाबाई थीं। इनका लालन पालन पूर्णतः अपनी माता जीजाबाई द्वारा किया गया, जो अपने पति से अलग रहती थीं। इनके गुरु रामदास तथा शिक्षक दादा कोंडदेव थे। इन्हें 12 वर्ष की आयु में अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त हुई थी। इनके चरित्र निर्माण में मां जीजाबाई की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आरंभ से ही शिवाजी का उद्देश्य महाराष्ट्र में मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित कर एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करना था। हिंदू धर्म की रक्षा की भावना शिवाजी में थी, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। प्रसिद्ध विद्वान M.G. रानाडे ने शिवाजी के जीवन काल को 4 भागों में बांटा है, जो शिवाजी के राजनीतिक उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। प्रारंभिक 6 वर्षों में शिवाजी का उद्देश्य आसपास के मराठा सरदारों को एकजुट करना और अपनी रक्षा का प्रबंध करना था। इसके लिए उन्हें बीजापुर राज्य से संघर्ष करना पड़ा। अगले 10 वर्षों में मराठा राज्य की एकता के लिए राष्ट्रीय तत्वों को एकत्र करना तथा सीमाओं का विस्तार करना शिवाजी का उद्देश्य रहा। जीवन के तृतीय काल में 1662 से 72 ईस्वी में उनका उद्देश्य दक्षिण की ओर बढ़ती मुगलों की शक्ति पर अंकुश लगाना था। चतुर्थ काल में शिवाजी का उद्देश्य स्वतंत्र मराठा राज्य को वैधानिक मान्यता दिलाना था। 1643 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर राज्य से सिंहगढ़ किला जीत लिया। विजयों का क्रम जारी रहा और 1656 ईस्वी तक शिवाजी ने बिना किसी बड़े संघर्ष के महाराष्ट्र और कोंकण प्रदेश के विभिन्न भागों पर अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में मराठा सरदार चंद्रराव, जो कि बीजापुर के राज्य का समर्थक था, को हटाकर शिवाजी ने जावली पर विजय प्राप्त की। 1657 ईस्वी में पहली बार शिवाजी का मुकाबला मुगलों से हुआ। दक्षिण के मुगल सूबेदार शहजादा औरंगजेब ने बीजापुर राज्य पर आक्रमण किया। बीजापुर ने शिवाजी से सहायता मांगी। शिवाजी ने बीजापुर की सहायता हेतु मुगलों की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर हमले किए तथा जुन्नार को जीत लिया। अंततः बीजापुर ने मुगलों से संधि कर ली। मुगल सत्ता के उत्तराधिकार हेतु 2 वर्ष चले युद्धों के कारण मुगल दक्षिण पर ध्यान नहीं दे सके। इस दौरान शिवाजी ने कोंकण पर विजय प्राप्त कर ली। मुगलों की ओर से भयमुक्त हो चुके बीजापुर के सरदार आदिल शाह ने
मराठों को समाप्त करने और दक्षिण में एक क्षत्र राज्य कायम करने का स्वप्न देखा। 1659 ईस्वी में अफजल खान नामक सरदार के नेतृत्व में बीजापुर की एक सेना भेजी गई। इसे शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया गया था। अफजल खान ने रणनीति व कूटनीति सभी का सहारा लिया, किंतु शिवाजी ने दोनों ही तरह से माकूल जवाब देते हुए बीजापुर की सेना को पराजित कर दिया। 1660 ईस्वी में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। वह पराजित हुआ, उसका अंगूठा शिवाजी ने काट लिया था। 1663 ईस्वी में अपने पिता शाहजी के हस्तक्षेप पर शिवाजी ने बीजापुर राज्य के साथ समझौता कर लिया। दोनों राज्यों ने एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने तथा मिलकर मुगलों का सामना करने पर सहमत हुए। 1664 में सूरत को भी शिवाजी ने मुगलों से जीत लिया तथा लूटा। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। यह मुगलों का समर्थक एवं एक योग्य राजपूत सेनापति था। इसने कूटनीति का सहारा लेकर मराठों के सहयोगियों को अपने साथ मिला लिया। जय सिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर लिया। 22 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत नंबर 1 शिवाजी ने मुगलों का आधिपत्य और अपने पुत्र शंभाजी को 5000 घुड़सवारों सहित मुगलों की सेवा में भेजना स्वीकार कर लिया। नंबर 2 शिवाजी ने अपने 23 किले 4 लाख हूण वार्षिक आय वाली भूमि मुगलों को दे दी। नंबर 3 बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैन्य सहायता देना शिवाजी ने स्वीकार कर लिया। कालांतर में इस संधि में एक शर्त और जोड़ी गई, वह थी कोंकण तथा बालाघाट की भूमि शिवाजी को दी जाएगी, जिसके बदले वह मुगलों को 13 वर्षों में 40 लाख हूण की राशि देंगे। ये दोनों क्षेत्र शिवाजी को स्वयं ही बीजापुर से जीतने थे। पुरंदर की संधि जय सिंह की कूटनीति की भारी सफलता थी। इससे न सिर्फ शक्तिशाली मराठे मुगलों के अधीन हो गए, बल्कि बीजापुर व मराठे एक दूसरे के शत्रु भी बन गए। दक्षिण में मुगलों की शक्ति का परचम लहराने लगा। 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए। उन्हें जय सिंह ने जीवन की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। दरबार में औरंगजेब द्वारा अपमानित किए जाने पर शिवाजी ने उससे पुनः मिलने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें नजरबंद कर दिया गया। अंततः वो अपने पुत्र शंभाजी के साथ एक मिठाई की टोकरे में छिपकर भाग निकले। 1670 ईस्वी में पुनः मराठों व मुगलों में संघर्ष प्रारंभ हो गए। शिवाजी ने पुरंदर की संधि के तहत खोए हुए किले पुनः प्राप्त कर लिए। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने पूर्ण रीति रिवाजों से पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया। छत्रपति की उपाधि धारण की। उन्होंने रायगढ़ को अपने राज्य की राजधानी बनाया। कर्नाटक विजय 1677-78 में शिवाजी ने पूर्वी कर्नाटक पर आक्रमण किया तथा गोलकुंडा राज्य से संधि की। इस प्रकार तुंगभद्रा से लेकर कावेरी नदी तक का कर्नाटक का भाग मराठों के अधिकार में आ गया। सीधी विजय जंजीरा टापू के अधिपति सीदियों से भी शिवाजी का संघर्ष हुआ। स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग एवं सिंधुदुर्ग जैसे महत्वपूर्ण समुद्र तटीय किले शिवाजी ने सीदियों से जीत लिए। शिवाजी ने अपनी एक नौसेना का निर्माण किया, किंतु वह पुर्तगालियों से गोवा और सीदियों से चोल व जंजीरा नहीं प्राप्त कर सके। किंतु 1636 ईस्वी में सीधी शिवाजी की अधीनता मानने लगे, जो अब तक अहमदनगर राज्य के अधीन थे। कुछ वर्षों बाद सीदियों को मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया और वे शिवाजी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर हो गए। कोंकण प्रदेश को जीतने में शिवाजी सफल हुए। इस प्रकार शिवाजी ने आजीवन दक्कन के राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा आदि के साथ साथ मुगल सत्ता से भी संघर्ष किया और एक सशक्त मराठा राज्य का गठन करने में सफल रहे। शिवाजी की मृत्यु के समय दक्षिण में मराठे मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में विद्यमान थे। शिवाजी के मराठा राज्य में महाराष्ट्र, कोंकण और कर्नाटक के विशाल क्षेत्र सम्मिलित थे। राज्य की आय 1 करोड़ हूण प्रतिवर्ष थी। आसपास के क्षेत्रों से मराठे चौथ लिया करते थे। चौथ के तहत प्रभाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों की कुल वार्षिक आय का 1/4 भाग मराठा राज्य को प्राप्त होता था। उल्लेखनीय है, शिवाजी का उदय काल ऐतिहासिक दृष्टि से मध्यकाल के अंतर्गत आता है। आधुनिक काल में शिवाजी के उत्तराधिकारी तथा पेशवाओं का काल आता है, अतः हम अब इन्हीं का अध्ययन करेंगे। शिवाजी के उत्तराधिकारी और मराठा राज्य। शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र शंभाजी था। वह बालपन से ही अभिमानी एवं विलासी प्रकृति का था, अतः शिवाजी ने शंभाजी को पन्हाला किले में कैद कर रखा था।
शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी कैद में था। शिवाजी के मंत्रियों ने संभाजी को अयोग्य मानकर संभाजी के छोटे और सौतेले भाई राजाराम को छत्रपति बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए गुप्त रूप से तैयारियां की गईं, किंतु इस निर्णय के विरुद्ध सेनापति हम्मीराव मोहिते ने संभाजी की सहायता की और उसे पन्हाला के किले से मुक्त कर दिया। संभाजी ने राजधानी रायगढ़ को जीत लिया तथा राजाराम को उसके समर्थकों सहित कैद में डाल दिया। 1680 ईस्वी में संभाजी मराठा राज्य की गद्दी पर बैठ गया। 1681 ईस्वी में औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय ने संभाजी से सहायता मांगी, जिस पर संभाजी ने उसकी सहायता की। औरंगजेब दक्षिण तक मुगल परचम फहराने का आकांक्षी था, अतः अवसर का लाभ उठाते हुए 1682 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ सम्राट औरंगजेब स्वयं दक्षिण भारत पहुंचा। 1686 ईस्वी में बीजापुर तथा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल सेनाओं ने जीत लिया। इसी के साथ मराठों से संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1689 ईस्वी में संभाजी अपने मंत्री कवि कलश के साथ मुगलों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। औरंगजेब ने संपूर्ण खजाना सौंप देने का संभाजी को निर्देश दिया, किंतु संभाजी नहीं झुका। अंततः कठोर यातनाएं देकर उसकी हत्या कर दी गई तथा शरीर के टुकड़े कर कुत्तों को खिला दिया गया। मराठा स्वतंत्रता संग्राम 1689 से 1707 ईस्वी तक। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों ने रायगढ़ में राजाराम, जो कि संभाजी का सौतेला भाई था, को मराठा छत्रपति घोषित कर दिया। मुगलों द्वारा रायगढ़ पर नियंत्रण हेतु आक्रमण किया गया। तब संभाजी की विधवा पत्नी येसुबाई ने रायगढ़ का सुरक्षा प्रबंध संभाला। राजाराम को गुप्त रूप से विशालगढ़ भेज दिया गया। मुगलों ने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। येसुबाई और उसके पुत्र शाहू को रायगढ़ में कैद कर लिया गया। राजाराम को विशालगढ़ से भागकर जिंजी के किले में शरण लेनी पड़ी। दक्षिण विजय का औरंगजेब का स्वप्न अब साकार हो गया, किंतु मराठों ने शिवाजी के अथक परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते थे। वे मुगलों को पुनः चुनौती देकर अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्ति करने को संकल्पबद्ध थे। यहीं से मराठों का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, जो महाराष्ट्र को मुगलों से मुक्त कराने तथा शाहू को पुनः छत्रपति बनाने तक जारी रहा। राजाराम ने मराठों के स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया। उसने विश्वास पात्र मराठों को एकत्र किया। वह स्वयं को संभाजी के पुत्र शाहू, जो मुगलों की कैद में था, का प्रतिनिधि मानता था। राजाराम ने प्रत्येक मराठे को अपनी सेना एकत्र करने, मुगलों से अपनी इच्छानुसार युद्ध करने और जिस भूमि पर वो जीत सके उस भूमि को अपनी जागीर बनाने की स्वतंत्रता एवं अधिकार दे दिया। इससे अनेक मराठा सरदारों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। एक नई तरह की गुरिल्ला युद्ध पद्धति प्रचलित हो गई। दिन का किसान रात का सैनिक था, जिसे जनता की पूर्ण सहानुभूति प्राप्त थी। एक प्रकार से महाराष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक था। प्रत्येक घर मराठा सैनिकों के लिए सुरक्षा स्थल और प्रत्येक गांव मुगलों के लिए एक किला बन गया था। औरंगजेब की सेना इस प्रकार के युद्ध के लिए तत्पर न थी, अतः वह ऐसे युद्ध में मराठों का मुकाबला न कर सकी। जब मुगल सेना ने जिंजी पर अधिकार किया तो राजाराम विशालगढ़ भाग गया, और जब विशालगढ़ पर आक्रमण हुआ तो वह सतारा भाग गया। इस बीच मुगल सतारा पर अधिकार करने में सफल हो गए। उसी समय 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु हो गई, परंतु मराठों ने अपना संघर्ष समाप्त नहीं किया। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के तौर पर मराठों का नेतृत्व संभाला। विशालगढ़ और पन्हाला किले अब तक मराठों के अधिकार में आ चुके थे। ताराबाई एक सशक्त और महत्वाकांक्षी स्त्री थीं। मराठों की हमला करो, लूटो और भागो की नीति से मुगल सेना हताश हो गई। धीरे धीरे मराठों ने बसंतगढ़, सिंहगढ़, रायगढ़, सतारा आदि किलों को पुनः जीत लिया। मराठे अब दूरस्थ समृद्ध क्षेत्रों पर भी आक्रमण करने लगे। मराठे महाराष्ट्र को स्वतंत्र कराने में ही नहीं, मुगल प्रदेश को लूटने और औरंगजेब की छावनी तक पे हमला कराने में सफल हो रहे थे। इसी बीच 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उल्लेखनीय है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। मराठों के प्रति मुगलों के प्रतिरोध की धार अब कुंद हो रही थी। औरंगजेब के बाद सम्राट बने बहादुर शाह प्रथम ने जुल्फिकार खां की सलाह पर मुगल की कैद में रहे शाहू को मुक्त कर दिया। इसके पीछे मुगलों का उद्देश्य मराठा राज्य की एकता में फूट डालना था। अब तक ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय का
मराठा छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कर चुकी थी। शाहू महाराष्ट्र पहुंचा और मराठा सरदारों से सहायता मांगी। उसने पेशवा बालाजी विश्वनाथ तथा मराठा सेनापति धनाजी जादव को अपने पक्ष में कर लिया। नवंबर 1707 ईस्वी में खेड़ नामक स्थान पर हुए युद्ध में ताराबाई की सेना शाहू की सेना से परास्त हुई। 1708 ईस्वी में शाहू ने मराठा छत्रपति के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया। 1714 ईस्वी में राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई ने अपने पुत्र संभाजी द्वितीय को मराठा छत्रपति घोषित किया, किंतु मराठों का वास्तविक छत्रपति शाहू ही रहा। शाहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विकास हुआ और मराठे भारत की प्रथम श्रेणी की शक्ति बन गए, किंतु इसका श्रेय स्वयं शाहू को नहीं अपितु उसके योग्य पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री बालाजी बाजीराव को दिया जाता है। पेशवा ने ही शाहू की स्थिति तथा मराठा राज्य के आधार को मजबूत किया। यहीं से मराठा इतिहास में पेशवा काल की शुरुआत होती है। पेशवाओं का काल। मराठा प्रशासन में छत्रपति या छत्रप के बाद सर्वोच्च स्थान पेशवा या प्रधानमंत्री का होता था। आधुनिक काल में नवीन मराठा साम्राज्य के शिल्पी और निर्माता पेशवा थे। ये मराठा छत्रपति शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। शिवाजी के काल में शासन प्रशासन राजा के आदेशों के पालन का अधिकार अष्टप्रधान संस्था को था। यह छत्रपति द्वारा चुने 8 योग्य पदाधिकारियों का समूह था, किंतु मुगल आक्रमणों के बाद यह संस्था कमजोर हो गई। शाहू के शासनकाल में पेशवा अत्यधिक योग्य था, अतः शाहू ने पेशवा पद को व्यापक अधिकार दिए और सर्वोच्च विश्वास पात्र बनाया। मराठा शक्ति का सदुपयोग और अपनी क्षमता के कारण पेशवा धीरे धीरे छत्रपति तथा अष्टप्रधान से ऊपर उठ गए। यही पेशवा आधुनिक काल में मराठा शक्ति के वैभव के संस्थापक रहे। मराठा इतिहास में अत्यंत शक्तिशाली पेशवा हुए। ये थे नंबर 1 बालाजी विश्वनाथ, नंबर 2 बाजीराव प्रथम तथा नंबर 3 बालाजी बाजीराव, नंबर 4 माधवराव। अब हम इनका संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी तक। बालाजी विश्वनाथ कोंकण के ब्राह्मण कुल से संबद्ध था। अक्टूबर 1707 ईस्वी में जब ताराबाई तथा शाहू के मध्य मराठा राज्य में युद्ध छिड़ा तो बालाजी ने शाहू का साथ दिया। अपनी कूटनीति से उसने ताराबाई अर्थात यशुबाई के सेनापति धनाजी को अपने पक्ष में कर लिया और युद्ध जीत लिया। धनाजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चंद्रसेन सेनापति बना। इसकी सहानुभूति ताराबाई के साथ थी। संभावित विश्वासघात से बचने के लिए छत्रपति शाहू ने सेना करते नामक नया पद सृजित किया, जिसका अर्थ था सेना का संगठन करने वाला। इस नए पद पर पेशवा को नियुक्त कर दिया गया। इससे सेना पर भी पेशवा का नियंत्रण हो गया। 1712 ईस्वी में पुनः मराठा राज्य घरेलू अंतर्कलह का शिकार हुआ। शाहू का सेनापति चंद्रसेन ताराबाई से जा मिला तथा सीमा रक्षक कन्होजी आंगड़े ने शाहू को बंदी बना लिया। दिल्ली में शाहू के समर्थक जुल्फिकार खां की दरबारी गुटबंदी में हत्या कर दी गई, अतः शाहू का भाग्य निम्नवत स्तर पर आ गया। इस समय शाहू को संकट से उबारने में पेशवा बालाजी विश्वनाथ की अहम भूमिका थी। उसने आंगड़े की राष्ट्रीयता को ललकारा और बिना युद्ध के ही उसे शाहू के पक्ष में कर लिया। बालाजी विश्वनाथ की मुख्य सफलता मुगल बादशाह की ओर से सैयद हुसैन अली द्वारा मराठों से की गई संधि थी। सैयद बंधुओं में से सैयद हुसैन अली को मुगल बादशाह ने दक्षिण का सूबेदार बनाया था। इसका उद्देश्य दोनों सैयद बंधुओं को दरबारी राजनीति से पृथक करना था। अपने भाई को दरबारी षड्यंत्र से बचाने के लिए दक्षिण में सैयद हुसैन अली ने मराठों से संधि की। इसके तहत मराठों को उदार रियायतें दी गईं तथा मुगल सम्राट के संरक्षक की भूमिका दी गई। यह संधि मराठों के लिए अत्यंत हितकारक रही। दुर्बल मुगल सम्राट फर्रुखशियर तथा मराठा क्षत्रप शाहू की सहमति से यह अस्तित्व में आई। इसके तहत नंबर 1 शाहू को शिवाजी के राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दे दी गई। नंबर 2 शाहू को मुगल सम्राट को 10 लाख रुपए वार्षिक कर खिराज के रूप में देने थे। नंबर 3 शाहू की माता तथा अन्य संबंधियों जो मुगलों की कैद में थे रिहा किए जाएंगे। नंबर 4 15,000 की घुड़सवार सेना मुगल सेवा में देना था। नंबर 5 दक्षिण भारत के 6 सूबों की चौथ एवं सरदेशमुखी का अधिकार मराठों को दिया। इस संधि के बाद सैयद बंधुओं ने मराठों की सहायता से फर्रुखशियर को हटाकर रफी-उद-दर्जात को सम्राट बनाया। इस प्रकार पहली बार मराठों ने मुगल दरबार की सियासत में प्रभावशाली हस्तक्षेप किया था। इस संधि से मराठे दक्षिण भारत में संप्रभु शक्ति बन गए तथा
चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार भी उन्हें मिल गया। सर रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा साम्राज्य के महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा डायनेस्टी की संज्ञा दी है। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य को एकजुट कर उस पर शाहू के अधिकार को मान्यता दिलाई। इस सफलता से वह मराठों का प्रिय नेता बन गया। अब मराठे उत्तर भारत और मुगल दरबार की राजनीति में प्रत्यक्षतः भाग ले सकते थे। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। नंबर 2, बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक। बालाजी का ज्येष्ठ पुत्र 19 वर्ष की आयु में पेशवा बना। बाजीराव प्रथम योग्य पिता का योग्य पुत्र था। उसने हिंदू पद पादशाही के आदर्श का प्रचार किया तथा इसे लोकप्रिय बनाकर धर्म के आधार पर विभिन्न हिंदू राजाओं को मुगलों के विरुद्ध एकजुट करने का प्रयास किया। उसने शाहू को मुगल साम्राज्य की पतोन्मुख दशा का लाभ उठाकर निष्कंटक हिंदू राज्य की स्थापना हेतु प्रयत्न करने को कहा। इसने शाहू को इन शब्दों में प्रेरित किया, समय आ गया है, आओ इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार किया जाए, शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी एवं आक्रामक था। उसने क्षेत्रीय शक्तियों पर विजय प्राप्त की तथा दक्षिण में अपनी सर्वोच्चता स्वीकार करने के बाद उत्तर विजय की योजना बनाई। अब हम विभिन्न शक्तियों से उसके संबंधों का अध्ययन करेंगे। दक्कन से संबंध। दक्कन में मुगल सूबेदार निजामुल कुल्क दक्षिण में अपना अधिकार जमाने का आकांक्षी था। वह दक्कन में मुगल द्वारा प्रदत्त पद से संतुष्ट नहीं था, अतः उसने मराठों में फूट डालने की सोची। इसके लिए उसने शिवाजी के वंशज कोल्हापुर के शंभू जी को सैन्य सहायता देकर शाहू के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस समय पेशवा कर्नाटक अभियान पर था। कर्नाटक अभियान से लौटने के बाद पेशवा ने 7 मार्च 1728 ईस्वी को पालखेड़ के निकट निजाम को पराजित किया तथा उसे मुंगी शिवा गांव की संधि करने को बाध्य किया। इसके तहत निजाम ने अपनी पराजय स्वीकार की तथा शाहू को चौथ और सरदेशमुखी कर देना भी स्वीकार किया। शंभू जी को निजाम के साथ षड्यंत्र के लिए भी पेशवा ने दंडित किया। पेशवा ने उससे 1731 ईस्वी में वर्ना की संधि पर हस्ताक्षर कर शाहू की अधीनता स्वीकार करवाई। गुजरात एवं मालवा। गुजरात में मुगल सूबेदार सर बुलंद खां से मराठों ने 1730 ईस्वी में एक संधि की। इसके तहत गुजरात ने भी मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार दे दिया गया। मालवा दक्कन और उत्तर भारत को जोड़ने वाली कड़ी थी। दक्कन तथा गुजरात को जाने वाले व्यापारिक मार्ग यहां से गुजरते थे। महाराष्ट्र पर मुगल आक्रमणों के प्रतिकार स्वरूप मराठों ने मालवा पर हमले प्रारंभ किए। 1735 ईस्वी के आसपास मालवा पर पूरी तरह से मराठों का अधिकार हो गया। इस प्रकार पेशवा बाजीराव के काल में उत्तर भारत में मराठा शक्ति का उदय हुआ। बुंदेलखंड से संबंध। मालवा के पूर्व में यमुना व नर्मदा नदी के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र बुंदेलों के अधीन था। बुंदेले राजपूतों की एक शाखा थी। यह क्षेत्र इलाहाबाद की सूबेदारी में आता था। इलाहाबाद के सूबेदार मोहम्मद खां बंगश ने बुंदेलों को समाप्त करने की ठानी। ऐसे में बुंदेला नरेश ने मराठों से सहायता मांगी। 1728 ईस्वी में मराठों ने बुंदेलखंड के सभी क्षेत्र जो मुगलों ने जीते थे वापस छीन लिए। कृतज्ञ बुंदेला नरेश ने कालपी, सागर, झांसी तथा हृदयनगर के क्षेत्र पेशवा को निजी जागीर के रूप में सौंप दिए। दिल्ली पर आक्रमण। मराठों से मुगलों को बुंदेलखंड में मिली एक छोटी पराजय को मुगल दरबार में सआदत खां ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया था। पेशवा ने मुगल सम्राट को मराठा शक्ति की एक झलक दिखलाने हेतु दिल्ली पर आक्रमण किया। 500 घुड़सवारों के साथ वायु वेग से पेशवा 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पहुंच गया। राजधानी में वह 3 दिन रुका और मुगल दरबार और सेना किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। ऐसे में निजाम ने सम्राट की ओर से भोपाल में मराठों से युद्ध किया किंतु पराजित हुआ। निजाम ने मालवा मराठों को दिलवाने का वायदा कर उन्हें वापस लौट जाने को राजी किया। साथ ही चंबल व नर्मदा नदियों के मध्य के क्षेत्र पर भी मुगलों ने मराठों का अधिकार स्वीकार किया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का खोखलापन पूर्णतः स्पष्ट हो गया। नंबर 3, बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो करीब 20 वर्षीय युवा था मराठा पेशवा नियुक्त किया गया। 1741 ईस्वी दुराई सराय की संधि द्वारा मालवा
मराठों को प्राप्त हो गया था। पेशवा ने कर्नाटक में अभियान किया। कर्नाटक का नवाब दोस्त अली मराठों के खिलाफ युद्ध में मारा गया। दोस्त अली का पुत्र अनवरुद्दीन मराठों को चौथ एवं सरदेश मुखी कर देने पर सहमत हुआ। बंगाल को अपनी अधीनता में लेने के उद्देश्य से मराठों ने अलीवर्दी खां के दरबार में एक दूत भेजा। दूत की नवाब अलीवर्दी ने हत्या कर दी। इसके बाद मराठे निरंतर बंगाल पर आक्रमण करने लगे। विवश होकर 1751 ईस्वी में नवाब ने उड़ीसा का प्रांत मराठों को सौंप दिया। साथ ही बंगाल बिहार के बदले 12 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। दक्कन के मुगल सूबेदार निजामुद्दीन को भी मराठों के समक्ष झुकना पड़ा। भलकी की संधि के तहत निजाम ने अपने राज्य का आधा हिस्सा मराठों को दे दिया, किंतु बालाजी बाजीराव की एक बड़ी दुर्बलता यह थी कि वह रघुजी भोसले जैसे महत्वाकांक्षी मराठा सरदारों पर अंकुश न लगा सके। 1749 ईस्वी में शाहू की मृत्यु के बाद राजा राम द्वितीय मराठा छत्रपति बना था। बालाजी बाजीराव ने राजा राम द्वितीय के साथ संगोला की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि द्वारा छत्रपति के बजाय अब पेशवा मराठा संघ का प्रमुख बन गया था। इस संधि ने मराठा सरदारों की महत्वाकांक्षाओं पर लगा अंकुश हटा दिया। क्षत्रप को सभी मराठे अपना निर्विवाद नेता मानते थे। पेशवा को वह दर्जा न मिल सका। सभी आपस में प्रतिस्पर्धा से भर गए। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ सभी समकक्ष होने के कारण एक दूसरे की सर्वोच्चता स्वीकार न कर सके। यद्यपि क्षेत्रीय शक्ति की दृष्टि से मराठे 1752 ईस्वी में अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। मराठा घुड़सवार दक्षिण से उत्तर भारत तक फैल गए। अब अधिकांश क्षेत्र मराठों के अधिकार में थे। सभी क्षेत्र चौथ एवं सरदेश मुखी कर देकर मराठों का अधिकार स्वीकार करने लगे थे। आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण ही दिल्ली की राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने के बाद वे उसे अपने अधिकार में न रख सके। विदेशी मुसलमान सरदारों का एक दल मराठों के विरुद्ध हो गया तथा उस दल ने अफगान नेता अहमद शाह अब्दाली से मराठों के विरुद्ध सहायता मांगी। इसका अंतिम परिणाम हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध। मराठों का दिल्ली पंजाब में उलझना और पानीपत का तृतीय युद्ध। 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का शासक बना था। अब्दाली ने अपने सिक्के चलाए थे, काबुल पर विजय की और आधुनिक अफगानिस्तान की नींव रखी थी। अब्दाली का भारतीय शक्तियों से टकराव तब अवश्यंभावी हो गया जब उसने नादिर शाह के वैध उत्तराधिकारी के रूप में पश्चिमी पंजाब पर अपना दावा किया। पंजाब में अब्दाली ने 1748 ईस्वी में प्रथम हमला किया, विफल रहा। द्वितीय आक्रमण 1749 में हुआ। इसमें अब्दाली ने पंजाब के गवर्नर मोइनुल मुल्क को परास्त किया। मोइनुल मुल्क अब्दाली की अधीनता स्वीकार करने तथा 14,000 रुपये वार्षिक कर देने पर सहमत हुआ। पंजाब के गवर्नर मोइनुल मुल्क की मृत्यु हो जाने पर कालांतर में पंजाब में अव्यवस्था फैल गई। मुगल वजीर इमादुल मुल्क ने अब्दाली से परामर्श किए बिना अदीना बेग खां को पंजाब का गवर्नर बनाया। अब्दाली ने अपनी सत्ता का उल्लंघन माना, अतः जनवरी 1757 ईस्वी को भारत पर चतुर्थ आक्रमण किया। उसने मुगलों को सबक सिखाने के लिए दिल्ली में प्रवेश किया तथा मथुरा से आगरा तक लूटमार की। अपनी वापसी में अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर तथा रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को मीर बख्शी तथा अपना एजेंट बनाया। मराठों ने यहां पर हस्तक्षेप किया, जिसमें मराठों ने नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया और 75 लाख रुपए वार्षिक कर के बदले अदीना बेग खां को अपनी ओर से पंजाब का गवर्नर बनाया। इस प्रकार की घटनाओं से कुपित होकर अब्दाली भारत आया। मराठों की ओर से दत्ताजी सिंधिया ने उसे रास्ते में रोकने का प्रयास किया एवं मारे गए। अंततः पानीपत के मैदान में मराठा एवं अब्दाली की सेनाएं आमने सामने आ गईं। इस समय पेशवा रघुनाथ राव था। उसने सदाशिवराव भाऊ एवं विश्वासराव के नेतृत्व में मराठा सेना भेजी। दोनों सेनाएं 2.5 माह तक आमने सामने रहीं। जहां भारत की समस्त इस्लामिक शक्तियों ने अब्दाली का साथ दिया, वहीं मराठे किसी भी भारतीय शक्ति का समर्थन पाने में विफल रहे। अब्दाली ने मराठों का रसद मार्ग पर नियंत्रण कर लिया। इस कारण मराठा सेना वायु पर जीवित थी। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव सहित 27 मराठा सरदार मारे गए। मराठों की भीषण पराजय हुई। 28,000 मराठा सैनिक मारे गए। एक अनुमान के अनुसार कोई भी ऐसा मराठा परिवार नहीं था
जिसने अपना कोई सदस्य ना खोया हो। मराठों की शक्ति कुछ समय के लिए चूर चूर हो गई। पेशवा बालाजी बाजीराव इसे सहन न कर सका। जून 1761 में पेशवा की मृत्यु हो गई। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए सिडनी ओवन ने लिखा है, यह दैत्य अभी मरा नहीं है, लेकिन इतनी बुरी तरह कुचल दिया गया है कि एक लंबे समय तक सोया रहा। जब उठकर जागा, अंग्रेज इसे समाप्त करने के लिए तैयार बैठे थे। वस्तुतः इस युद्ध का सबसे बड़ा लाभ अंग्रेजों को हुआ, क्योंकि उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को कड़ा आघात लगा था। नंबर 4, माधवराव, 1761 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक। पानीपत की पराजय को भुलाते हुए माधवराव ने मराठा शक्ति को पुनः संगठित किया। मराठा शक्ति एक बार पुनः उत्कर्ष पर तब पहुंची जब मराठों के संरक्षण में भगौड़े मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से ले जाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। माधवराव ने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए विवश किया। इस प्रकार दक्षिण भारत में मराठों का सम्मान बढ़ाया। अहमद शाह अब्दाली से शांति बनाए रखने का समझौता किया। राजपूतों और जाटों को पुनः प्रभाव में ले लिया। पेशवा ने रुहेला सरदार नजीबुद्दौला के साथ भी शांति के लिए समझौता किया। 1772 ईस्वी में माधवराव की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर ग्रांड डफ नामक विद्वान ने कहा है, मराठों के लिए पानीपत की पराजय उतनी कष्टकारी नहीं थी जितनी इस युवा पेशवा की असामयिक आकस्मिक मौत। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक। 1772 ईस्वी में माधवराव की मृत्यु के साथ ही मराठों में पेशवा पद के लिए आंतरिक संघर्ष आरंभ हो गया। माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण राव पेशवा बना, परंतु उसके चाचा रघुनाथ राव ने 1773 ईस्वी में उसकी हत्या करा दिया और पेशवा पद पर दावा किया, किंतु मराठा सरदारों ने उसके दावे को खारिज कर दिया। नारायण राव की मृत्यु के बाद जन्मे उसके पुत्र माधवराव नारायण राव को नाना फड़नवीस ने पेशवा स्वीकार किया और उसकी सहायता के लिए एक प्रतिशासन परिषद की नियुक्त की। रघुनाथ राव ने भागकर अंग्रेजों की बंबई सरकार से सहायता मांगी, जिसने अंग्रेजों को हस्तक्षेप का अवसर दिया। रघुनाथ राव के साथ अंग्रेजों ने 1775 ईस्वी में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के तहत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का वायदा किया। इसके बदले रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को सिलहट एवं बसीन के द्वीप तथा सूरत क्षेत्र के कुल राजस्व का आधा हिस्सा देने का आश्वासन दिया। अंग्रेजों ने कर्नल किटिंग के नेतृत्व में एक सेना मराठों के विरुद्ध भेजी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध 7 वर्षों तक चलता रहा, किंतु कोई परिणाम न निकल सका। अंततः वारेन हेस्टिंग्स, जो कि गवर्नर जनरल था, मराठों से संधि के लिए कर्नल अपटन को पूना में मराठा दरबार में भेजा। कर्नल अपटन ने पूना दरबार में अंग्रेजों के साथ शांति स्थापना के लिए संधि का प्रस्ताव रखा। मराठों तथा अंग्रेजों के मध्य 1 मार्च 1776 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई। उस संधि के द्वारा सूरत संधि को अमान्य किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सूरत की संधि को मान्य किया तथा पुरंदर की संधि रद्द कर दी गई, जिस कारण युद्ध चलता रहा। 17 मई 1782 ईस्वी को सालवाई की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए। माधवराव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक। साम्राज्यवादी प्रकृति का लॉर्ड वेलेजली 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। फ्रांसीसी भय से बचने के लिए उसने समस्त भारतीय राज्यों को अंग्रेजों के अधीन करने का निर्णय लिया। पूना में मुख्यमंत्री नाना फड़नवीस की मार्च 1800 ईस्वी में मृत्यु हो गई। नाना के नियंत्रण से मुक्त होते ही पेशवा बाजीराव द्वितीय ने षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। दौलतराव सिंधिया तथा जसवंतराव होलकर दोनों ने ही पूना में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने हेतु प्रयास शुरू कर दिए थे। सिंधिया इस प्रयास में सफल रहा। पेशवा बाजीराव द्वितीय को उसने अपने प्रभाव में ले लिया। अंग्रेजों ने पेशवा के समक्ष सहायक संधि का प्रस्ताव रखा और बदले में सिंधिया पर नियंत्रण करने में पेशवा की मदद का प्रस्ताव रखा, किंतु बाजीराव द्वितीय ने इसे अस्वीकार कर दिया। पेशवा ने 1801 ईस्वी में जसवंतराव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी। क्रुद्ध जसवंतराव ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा तथा सिंधिया को पराजित किया और पूना पर अधिकार कर लिया। उसने विनायक राव को पूना की गद्दी पर बैठाया। बाजीराव ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को
अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। संधि के तहत नंबर 1, पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण तथा पूना में अंग्रेज सेना रखना स्वीकार किया। नंबर 2, गुजरात, सूरत, ताप्ती व नर्मदा नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र तथा तुंगभद्रा नदी के समीपवर्ती क्षेत्र पेशवा ने अंग्रेजों को सौंप दिए। नंबर 3, निजाम के खिलाफ अपने सभी अधिकार पेशवा ने छोड़ दिए तथा गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। नंबर 4, अपने सभी विदेशी मामले पेशवा ने कंपनी को सौंप दिए। इस संधि के तहत सहायक संधि स्वीकार की गई। स्पष्ट है कि अंग्रेजों की कुटिल नीतियों के समक्ष घुटने न टेकने वाले मराठों का गौरव टूट गया। उन्हीं के पेशवा के आंतरिक कलह से भय खाकर विदेशी शक्ति को हस्तक्षेप का आमंत्रण दे दिया और सहायक संधि स्वीकार कर ली। यह मराठों का राष्ट्रीय अपमान था जिसे सहन करना कठिन था। भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। अंग्रेजों से अलग अलग युद्धों में मराठा सरदार पराजित हुए। राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में भी मराठा सरदार एकजुट होकर नहीं रहे, परिणामतः पराजित हुए और अंग्रेजों से अपमानजनक संधियां करनी पड़ी। भोसले को देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को करनी पड़ी। इससे कटक और वर्धा क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए। 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को सिंधिया ने सूरजी अर्जन गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए तथा गंगा और यमुना के मध्य का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। 1803 ईस्वी में ही दिल्ली पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। 1804 ईस्वी में जसवंत राव होलकर एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ। सर जॉर्ज बार्लो ने होलकर को पराजित कर राजपुर घर की संधि पर 25 दिसंबर 1805 ईस्वी को हस्ताक्षर किए। बुंदेलखंड आदि क्षेत्र मराठों से छिन गए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गवर्नर जनरल बनने पर पुनः आक्रमणकारी रुख अपनाया। द्वितीय युद्ध में मराठे कोई विशेष सबक नहीं सीख सके। पिंडारियों के विरुद्ध हेस्टिंग्स के अभियान से मराठों के सम्मान को एक और चुनौती मिली। परिणामतः तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ गया। मराठा पराजित हुए। पेशवा तथा सिंधिया को अपमानजनक संधियां करनी पड़ी। एक बार पुनः मराठा सरदारों दौलतराव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहिब तथा मल्हार राव होलकर अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम संघर्ष करने के लिए संगठित हुए, किंतु अंग्रेजों के समक्ष चुनौती न बन सके। पेशवा की किरकी नामक स्थान पर, भोसले की सीताबड़ी तथा होलकर की महीदपुर नामक स्थान पर पराजय हुई। सभी मराठा राज्य पूना, इंदौर तथा नागपुर अंग्रेजों के अधीन हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों के मार्ग का सबसे बड़ा कांटा निकल गया और भारत में कोई भी उसे चुनौती देने वाला न रहा। मैसूर राज्य मध्यकाल में दक्षिण में एक सशक्त हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य था। 23 जनवरी 1565 को हुए तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था। मध्यकाल में लड़े गए तालीकोटा के युद्ध के फलस्वरूप विजयनगर साम्राज्य सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर ही आधुनिक काल में मैसूर क्षेत्र के वाडयार वंश ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वाडयार वंश के लोग औरंगजेब के काल में मुगलों को कर देते थे। इस साम्राज्य का संगठन तथा वास्तविक उत्थान हैदर अली के नेतृत्व में हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर राज्य के वाडयार वंश का शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय था। इसके काल में वास्तविक शक्ति इसके 2 मंत्रियों देवराज तथा नंजाराज के हाथों में केंद्रित थी। हैदर अली नंजाराज के अधीन एक सैनिक था, किंतु अपनी कर्मठता एवं क्षमता के आधार पर यह क्रमशः आगे बढ़ता गया तथा धीरे धीरे शासन की समस्त शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी में अंग्रेज हर सशक्त भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति को अधीन कर अपने प्रभाव विस्तार को आतुर थे। मैसूर राज्य का अंग्रेजों से टकराव भी इसी कारण स्वाभाविक था। अंग्रेजों ने निजाम व मराठों से मित्रता कर ली और मैसूर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों की कूटनीति का प्रत्युत्तर हैदर अली ने चतुराई से दिया। हैदर अली ने धन व क्षेत्र का प्रलोभन देकर निजाम एवं मराठों के साथ संयुक्त मोर्चा बना लिया और अंग्रेजी सेना को पराजित किया। मद्रास को हैदर अली की सेनाओं ने घेर लिया। मंगलौर के दुर्ग सहित कई स्थान अंग्रेजों से छीन लिए गए। युद्ध का समापन 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के फलस्वरूप हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस करने पर सहमत हुए
तथा अंग्रेजों ने आवश्यकता पड़ने पर हैदर अली को सहायता देने का वायदा किया। स्पष्ट है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। यह प्रथम मौका था जब अंग्रेज भारतीय शक्ति से पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक। इसे पोर्टो नोवा का युद्ध भी कहते हैं। इसका कारण यूरोप में चिर प्रतिद्वंदियों अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में बढ़ा तनाव था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो अंग्रेजों के खिलाफ अमेरिकी लोगों द्वारा लड़ा जा रहा था, में फ्रांसीसियों ने अमेरिकियों का साथ दिया था। बड़ी शत्रुता के जवाब में भारत में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में फ्रांस की सभी बस्तियां छीनने का निर्णय लिया। इसके तहत अंग्रेजों ने माही की फ्रेंच बस्ती पर हमला कर दिया। माही हैदर अली के राज्य क्षेत्र में आता था। फ्रांस के एडमिरल सफरिन को हैदर अली ने सहायता दी। इसी बीच वांडीवाश युद्ध के नायक रहे आयरकूट ने हेक्टर मुनरो के स्थान पर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व संभाला। आयरकूट ने सर्वप्रथम मराठों एवं निजाम को हैदर अली से अलग कर दिया। पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली हारा, किंतु उसने पुनः पलटवार कर कई स्थान जीते। इसी बीच 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। बंबई के अंग्रेज अधिकारी ब्रिगेडियर मैथ्यूज को टीपू ने बंधक बना लिया। अंततः मंगलौर की संधि मैकार्टनी एवं टीपू के मध्य से युद्ध समाप्त हुआ। इस समय वर्साय की संधि से अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष विराम हो चुका था। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स मंगलौर की संधि से प्रसन्न नहीं था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक। मैंगलोर की संधि अस्थायी युद्ध विराम थी। टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में फ्रांस तथा 1784-85 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया में अपने दूत भेजे थे। टीपू विदेशी शक्तियों का सहयोग लेकर अंग्रेजों को भारत से बाहर करना चाहता था। वॉरेन हेस्टिंग्स के स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बना। इससे पूर्व पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत कहा गया था कि अंग्रेज भारत में नया राज्य क्षेत्र प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, किंतु कॉर्नवालिस ने मैसूर के विरुद्ध आक्रामक नीति ही अपनाई। भारत आते ही उसने टीपू के विरुद्ध मराठों एवं निजाम से संधि की। अंततः टीपू से मंगलौर को अंग्रेजों ने जीत लिया। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। संधि के तहत टीपू को अपना आधा राज्य गंवाना पड़ा। इस क्षेत्र को मराठों, अंग्रेजों व निजाम ने आपस में बांट लिया। 3 करोड़ रुपए जुर्माना राशि भरने तक टीपू को अपने 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक रखने पड़े। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए अत्यंत लाभकारी रहा। कॉर्नवालिस ने कहा, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया। इस युद्ध से भारतीय राजाओं की अदूरदर्शिता भी स्पष्ट हो गई। मराठों और निजाम ने ऐसी विदेशी शक्ति का एक शक्तिशाली भारतीय राजा के खिलाफ साथ दिया जो किसी को भी कुचलने में सक्षम था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित टीपू सुल्तान जैकोविन क्लब का सदस्य बन गया तथा अपनी राजधानी में फ्रांसीसियों को स्वतंत्रता वृक्ष लगाने की अनुमति दी। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने का प्रयास किया। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट से भी टीपू ने पत्र व्यवहार किया। कई देशों में उसने अपने मित्रता दूत भेजे। अपने सैनिकों को टीपू ने यूरोपीय शैली पर सैन्य प्रशिक्षण दिलवाए। कॉर्नवालिस के स्थान पर गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली बना, जो फ्रांस से टीपू की गहराती मित्रता के प्रति सशंकित था। उसने 1799 ईस्वी में टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। इसे अस्वीकार करने पर 22 फरवरी 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई। मराठा और निजाम ने पुनः टीपू के खिलाफ अंग्रेजों से संधि की। निजाम ने सहायक संधि स्वीकार कर अंग्रेजों का साथ दिया। टीपू के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजा। टीपू अपनी राजधानी में श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 ईस्वी को मारा गया। 4 मई 1799 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर पूर्ण अधिकार हैरिस और स्टुअर्ट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने कर लिया था। युद्ध में टीपू की पराजय का एक बड़ा कारण सैन्य संचालक पूर्णिया और कमरुद्दीन का विश्वासघात था। वेलेजली ने मैसूर की गद्दी पर वाडियार वंश के एक बालक को बैठाकर सहायक संधि की और मैसूर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। उल्लेखनीय है कि अपने महान पिता हैदर अली की भांति
टीपू भी एक योग्य शासक था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी धार्मिक सहिष्णुता की भावना। हैदर व टीपू दोनों ने अपने सिक्कों पर शिव, पार्वती एवं विष्णु की मूर्ति उत्कीर्ण कराई थी। टीपू ने चामुंडा देवी के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। उसने श्रृंगेरी में शंकराचार्य मंदिर के लिए भी अनुदान दिया था। वह फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। बंगाल। पतनशील मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर उदित होने वाले राज्यों में बंगाल प्रथम एवं अत्यंत विशाल राज्य था। तत्कालीन बंगाल में न केवल वर्तमान पश्चिम बंगाल अपितु संपूर्ण बांग्लादेश एवं बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्र भी शामिल थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुर्शीद कुली खां बंगाल का नायब निजाम था। उसने एक स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम ने मुर्शीद के विरुद्ध अभियान भेजा, जो विफल रहा। अंततः 1717 ईस्वी में सम्राट फर्रुखसियर ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल के सूबेदार के रूप में मान्यता दे दी तथा उसे मुतमात उल मुल्क अलाउद्दीन जफर जंग बहादुर नासिरी नासिर जंग की उपाधि दी। मुर्शीद कुली खां के उपरांत क्रमशः सुजाउद्दीन तथा सरफराज खां बंगाल की गद्दी पर बैठे। सरफराज एक विलासप्रिय और अयोग्य शासक था। 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां नामक व्यक्ति ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित कर बंगाल की नवाबी प्राप्त कर ली। अली वर्दी अब तक बंगाल के नवाब के अधीन था तथा बिहार के नायब सूबेदार के रूप में कार्यरत था। अली वर्दी खां ने सम्राट मोहम्मद शाह को धन देकर बंगाल के नवाब के रूप में पुष्टिपत्र प्राप्त किया। गद्दी पर बैठते ही अली वर्दी को लगातार मराठा आक्रमण का सामना करना पड़ा। उसने मराठों को शांत करने के लिए उड़ीसा प्रांत तथा 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने पर सहमति जताई और मराठों से संधि कर ली। वह यूरोपियों को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप न करने देने के प्रति सतर्क था। उसने यूरोपियों की मधुमक्खियों से तुलना की थी। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक। अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। इसका वास्तविक नाम मिर्जा मोहम्मद था। यह अली वर्दी खां का दौहित्र बेटी का बेटा था। इसके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे घसीटी बेगम तथा बंगाल का सेनानायक और अली वर्दी खां का बहनोई मिर्जाफर अली तथा पूर्णिया का नवाब उसका मौसेरा भाई शौकत जंग। सिराजुद्दौला ने सभी का दृढ़ता से सामना किया। शौकत जंग को मनीहारी में पराजित कर मार डाला गया। सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य टकराव का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग था। दस्तक का तात्पर्य था बिना चुंगी दिए व्यापार करने का परमिट। अंग्रेज अन्य व्यापारियों से धन लेकर इसे बेच देते थे, जिससे बंगाल को राजस्व क्षति हो रही थी। दस्तक पर कलकत्ते की अंग्रेजी फैक्ट्री के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते थे। दस्तक जारी करने का अधिकार 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को दिया था। फर्रुखसियर ने ही कलकत्ता के 32 गांव किराए पर लेने की अनुमति अंग्रेजों को दी थी। नवाब ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए कलकत्ता पर हमला किया और विजय प्राप्त की। नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। समुद्री मार्ग से एडमिरल वॉटसन तथा स्थल मार्ग से अंग्रेजों ने क्लाइव को कलकत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए भेजा। इस बीच नवाब कलकत्ता मानिकचंद के अधिकार में छोड़कर राजधानी मुर्शिदाबाद चला गया। क्लाइव ने बजबज पर अधिकार कर लिया और कलकत्ता पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नवाब सिराजुद्दौला ने पुनः जीतने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को दोनों पक्षों के मध्य अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। संधि के तहत नंबर 1, फर्रुखसियर द्वारा दिए गए दस्तक आदि के अधिकार अंग्रेजों को वापस दे दिए गए। नंबर 2, सिराजुद्दौला ने 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। नंबर 3, अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी तथा वहां अपने सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया। सिराजुद्दौला के काल में एक घटना प्रसिद्ध है, जिसे काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना कहते हैं। यह एक किंवदंती है जिसके रचयिता J.Z. हॉलवेल नामक अंग्रेज अधिकारी हैं, जो स्वयं को इस घटना का भुक्तभोगी बताते हैं। इसके अनुसार कोलकाता में फोर्ट विलियम पर अधिकार के बाद नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को 18x14x10 की एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में रात भर बंद रखा। सुबह मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित बच सके। शेष की गर्मी व दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिले हैं। बंगाल में अंग्रेज अपने प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों को समाप्त करना चाहते थे। 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में स्थित फ्रेंच बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया।
इसके कारण नवाब सिराजुद्दौला का भी वहां के प्रशासन से नियंत्रण समाप्त हो गया। क्लाइव बंगाल की गद्दी पर कोई कठपुतली नवाब बैठाकर फ्रांसीसियों को बंगाल में समाप्त करने तथा व्यापार पर एकाधिकार कायम करना चाहता था। इसके लिए लॉर्ड क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लिया। बंगाल के नवाब के कोषाध्यक्ष राय दुर्लभ, सेनापति मिर्जाफर, सेना के अन्य अधिकारी यार लतीफ तथा संपन्न बैंकर जगत सेठ के साथ क्लाइव ने गुप्त संधि की और नवाब के साथ युद्ध में गुप्त रूप से अंग्रेजों का साथ देने का वायदा लिया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी बनाने का वायदा किया। 23 जून 1757 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश सेनाएं आमने सामने आईं और प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी। क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र को अंजाम देने के बाद नवाब पर अली नगर की संधि का उल्लंघन करने का झूठा आरोप लगाया। क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना राजधानी मुर्शिदाबाद के लिए चली गई। अंततः नदिया जिला बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद से 22 मील की दूरी पर बंगाल एवं ब्रिटिश सेना का टकराव हुआ। अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव तथा सिराजुद्दौला की विशाल सेना का नेतृत्व मीर जाफर, मोहनलाल तथा यार लतीफ कर रहे थे। मीर मदान रणभूमि में ही मारा गया। मीर जाफर ने नवाब को आश्वस्त कर राजधानी वापस भेज दिया और संपूर्ण सेना के साथ बिना युद्ध किए ही अंग्रेजों से जा मिला। 28 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। मीर जाफर का यह विश्वासघात इतिहास में कुख्यात है। इतिहासकार के.एम. पड़ेक्कर के अनुसार प्लासी एक ऐसा व्यापार था जिसमें बंगाल के धनवान सेठों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला की हत्या करा दी। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा गया। अंग्रेजों के उपकार के बदले मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगनों की जमींदारी तथा क्लाइव को निजी भेंट के तौर पर 2,34,000 पाउंड की धनराशि भेंट की। क्लाइव के प्रति कृतज्ञता स्वरूप मुगल सम्राट आलमगीर से मीर जाफर ने क्लाइव को उमरा की उपाधि भी दिलवाई। 1759 ईस्वी में मुगल शहजादा शाह आलम, जो बाद में शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा, ने बिहार को अपने अधीन करने के लिए आक्रमण किया। उस समय राजा राम नारायण बिहार का सूबेदार था। उसके निवेदन पर मीर जाफर ने क्लाइव से सहायता मांगी। शाह आलम अंग्रेजों की मजबूत सेना को समक्ष देख वापस दिल्ली लौट गया। मीर जाफर के काल में ही कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध 1759 ईस्वी में डचों को पूर्णतः पराजित किया। डच बंगाल में अंग्रेजों के एकमात्र व्यापारिक प्रतिद्वंदी थे। 1760 ईस्वी में क्लाइव का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ। हेनरी वेनस्टार्ट नया गवर्नर जनरल बना। इस दौरान मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। वेनस्टार्ट ने इसे क्रांति की संज्ञा दी। अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब स्वीकार कर लिया। मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी। नवाब बनते ही मीर कासिम ने बर्दवान, मिदनापुर एवं चटगांव जिले अंग्रेजों को दे दिए। साथ में सिलहट की चूना फैक्ट्री तथा आधा राजस्व देना स्वीकार किया। अंग्रेजों ने आवश्यकता पड़ने पर नवाब को सैन्य सहायता देने का वचन दिया। मीर कासिम को अली वर्दी खां के बाद बंगाल का योग्यतम नवाब माना जाता है। मुर्शीद कुली खां द्वारा ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया गया था। मीर कासिम ने अंग्रेजों के अत्यधिक प्रभाव से बचने के लिए बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मीर कासिम ने अपनी सेना को यूरोपियों की तर्ज पर प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण का प्रयास किया। मुंगेर में उसने तोड़दार बंदूकें तथा तोपों के निर्माण की व्यवस्था की। मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण की हत्या कर दी। आंतरिक व्यापार को लेकर शीघ्र ही नवाब एवं अंग्रेजों के मध्य विवाद हो गया। कंपनी द्वारा दस्तक का दुरुपयोग एवं व्यापक भ्रष्टाचार से नवाब के लिए शासन चलाना मुश्किल हो गया। अंततः बड़ा कदम उठाते हुए 1763 ईस्वी में नवाब ने 2 वर्षों के लिए अंग्रेजों को सभी व्यापारिक सुविधाएं एवं चुंगियों को समाप्त करने का आदेश दिया। 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने मेजर एडम्स को मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा। अंग्रेजों से कई युद्धों के बावजूद मीर कासिम लगातार पराजित होता रहा। अंततः मीर कासिम अवध राज्य भाग गया तथा नवाब सुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली। मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया। अंततः अवध, बंगाल व मुगल सम्राट की संयुक्त सेनाओं ने
हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना का 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में सामना किया। बक्सर के युद्ध में पहली बार अंग्रेजी सेना का भारतीय नरेशों ने सामना किया। परिणाम ये रहा कि अंग्रेजों ने शानदार विजय प्राप्त की। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पूर्णतः अंग्रेजों की शरण में आ गया। मीर कासिम की पराजय हुई। मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों को सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का अंतिम रूप से प्रभुत्व निर्विवाद रूप से स्थापित हो गया। प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार हेतु लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध के निर्णयों पर अंतिम मोहर लगा दी। इसके बाद बंगाल का नवाब पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गया। बक्सर के युद्ध के चंद दिनों बाद मीर जाफर की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने नजमुद्दौला को नवाब बनाया। यह पूरी तरह अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला बंगाल का पहला नवाब था। 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव दूसरी बार भारत आया। उसने सर्वप्रथम परास्त शक्तियों से संबंधों को निश्चित करने का प्रयास किया। इसका परिणाम था इलाहाबाद की 2 संधियां। इलाहाबाद की प्रथम संधि यह क्लाइव एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हस्ताक्षरित हुई। इसके तहत नंबर 1, सम्राट कंपनी को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन के बदले में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार देगा। नंबर 2, इलाहाबाद एवं कड़ा जिले अवध के नवाब से लेकर सम्राट को देना। इलाहाबाद की द्वितीय संधि इस पर 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा क्लाइव के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत नंबर 1, नवाब कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देगा। नंबर 2, कंपनी धन के बदले नवाब को सैन्य सहायता देगी तथा कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा दी जाएगी। नंबर 3, इलाहाबाद एवं कड़ा जिले नवाब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को देगा। अवध में स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त सआदत खां ने की। इस समय कानपुर, इलाहाबाद, बनारस तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का क्षेत्र अवध राज्य की सीमा में आता था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के काल में अवध का स्वतंत्र अस्तित्व आया। मोहम्मद शाह ने ही सआदत खां को मनसब तथा बुरहानुल मुल्क की उपाधि प्रदान की। सआदत खां निशापुर के सैयदों का वंशज था तथा शिया मतावलंबी था। नवाब बनने से पूर्व वह बयाना प्रसिद्ध नील उत्पादक क्षेत्र का फौजदार तथा आगरा का प्रशासक था। यह तुरानी दल के नेता निजामुल मुल्क का प्रतिद्वंदी था। अफगान शासक नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय निजामुल मुल्क ने शांति दूत की भूमिका निभाई थी। इससे ईर्ष्या के कारण सआदत खां ने नादिर शाह को धन का लोभ देकर दिल्ली पर आक्रमण हेतु आमंत्रित किया था। बाद में नादिर शाह द्वारा भारी धनराशि की मांग करने पर सआदत खां ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। सफदर जंग 1739 से 54 ईस्वी तक। यह सआदत खां का भतीजा एवं दामाद था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने फरमान जारी कर इसे अवध का नवाब बनाया। 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के प्रथम भारत आक्रमण के दौरान सफदर जंग ने अब्दाली के विरुद्ध युद्ध में सहभागिता की थी। युद्ध के बाद मुगल बादशाह अहमद शाह ने सफदर जंग को नवाब वजीर की पदवी दी। सफदर जंग धार्मिक समभाव की अपनी नीति के लिए विख्यात था। एक हिंदू महाराजा नवाब राय इसके दरबार में उच्च पद पर आसीन था। 1754 ईस्वी में सफदर जंग की मृत्यु हो गई और शुजाउद्दौला नवाब बना। वजीर इमादुल मुल्क की शत्रुता के कारण सुरक्षा कारणों से सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिल्ली छोड़ना पड़ा था। इस दौरान 1759 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने ही सम्राट को आश्रय दिया था। कालांतर में शुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में उलझ गया और अंग्रेजों के हाथों पराजित हुआ। 1775 ईस्वी में शुजाउद्दौला के उत्तराधिकारी के तौर पर आसफउद्दौला अवध का नवाब बना। इसने राजधानी फैजाबाद से 1782 में लखनऊ स्थापित कर लखनऊ नगर को बसाया तथा इमाम बाड़े का निर्माण किया। इसके शासनकाल में अवध में अंग्रेजों का हस्तक्षेप अत्यधिक बढ़ चुका था। वंश का 7वां नवाब शहादत अली खां था। इसने राजा की उपाधि धारण की तथा 1801 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। इस काल में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। नवाब वाजिद अली शाह अवध का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया।
हैदराबाद। राज्य का संस्थापक चिनकिलिस खां था, जिसे निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। इसे आसफ जाह की उपाधि प्राप्त थी। यह औरंगजेब के द्वारा बीजापुर का सूबेदार तथा तालकोंडा में मुगल फौजदार के रूप में नियुक्त किया गया था। मुगल सिंहासन के लिए छिड़े उत्तराधिकार युद्ध में इसने फर्रुखशेर का साथ दिया। सम्राट फर्रुखशेर ने निजामुल मुल्क को दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी तथा निजामुल मुल्क बहादुर फतह जंग एवं खान खाना की उपाधि दी। मुगल दरबार में व्यापक अनिश्चितता के कारण निजाम मुल्क ने मराठों के आक्रमण का बहाना लेकर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया था। बादशाह मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क की मनमानी के दंड स्वरूप उसकी जगह पर मुबारिस खां को दक्षिण का सूबेदार बना दिया। 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को शकूरखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुबारिस खां को पराजित कर दिया और दक्कन पर अधिकार कर लिया। बादशाह मोहम्मद शाह ने विवश होकर निजामुल मुल्क की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी तथा उसे आसफ जाह की उपाधि दे दी तथा उसे दक्कन का वायसराय बनाया। इस प्रकार मोहम्मद शाह के कार्यकाल में हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया। दक्षिण में निजाम अर्थात निजामुल मुल्क के लिए 2 सतत चुनौतियां थीं, मराठा एवं मुगल। वह इन दोनों ही शक्तियों को नियंत्रण में रखना चाहता था। मराठा पेशवा बाजीराव के कर्नाटक आक्रमण का निजामुल मुल्क ने विरोध किया। मराठा पेशवा बाजीराव ने कर्नाटक अभियान से लौटने के बाद निजामुल मुल्क से युद्ध किया। निजामुल मुल्क पराजित हुआ। 6 मार्च 1728 ईस्वी को मुंगी शिवगांव की संधि हुई, जिसके तहत निजामुल मुल्क ने मराठों को दक्षिण की चौथ एवं सरदेश मुखी तथा मराठों के विरोधी कोल्हापुर के संभाजी को सहायता न देने का भी वचन दिया। इस प्रकार दक्कन में निजामुल मुल्क के प्रयासों को कड़ा झटका लगा। 1748 ईस्वी में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई। इसके बाद निजामुल मुल्क के पुत्र नासिर जंग तथा भतीजे मुजफ्फर जंग में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी कंपनियों ने विरोधी पक्षों का साथ दिया। इसका विवरण कर्नाटक युद्धों के संदर्भ में पहले ही दिया जा चुका है। वस्तुतः निजामुल मुल्क के बाद हैदराबाद में कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली की पहल पर हैदराबाद ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। वह ऐसा प्रथम भारतीय राज्य था जिसने सहायक संधि के अंतर्गत अपने यहां अंग्रेजों की सहायक सेना रखने पर सहमत हुआ। अब हम उन भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों का अध्ययन करेंगे जो बहुत छोटे पैमाने पर एक छोटे से भाग में सक्रिय थीं। ये थीं नंबर 1 जाट, नंबर 2 राजपूत, नंबर 3 रुहेले एवं बंगश पठान। नंबर 1 जाट। जाट मूलतः पश्चिमी क्षेत्र में निवास करने वाली एक कृषक जाति थी। वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा जाट बहुल क्षेत्र है। जाट विद्रोह की शुरुआत मथुरा से हुई। 1664 ईस्वी में मथुरा के मुगल गवर्नर मुर्शीद कुली खां तुर्कमान ने गोवर्धन मेले में कुछ जाट महिलाओं के साथ अभद्रता की थी। इस कारण तिलपत के जमींदार गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने 1669 ईस्वी में विद्रोह किया। विद्रोह में गोकुल मारा गया। इसके बाद जाटों का नेतृत्व राजा राम के हाथों में आया। इतिहासकार मनुची के अनुसार राजा राम ने अकबर की कब्र खोदकर अकबर के मकबरे को तथा उसकी अस्थियां निकालकर जला दिया था। 1688 ईस्वी में राजा राम की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद चूड़ामन जाटों का नेता बना। इसी ने 1700 ईस्वी में भरतपुर में जाट सत्ता की नींव डाली। चूड़ामन ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। 1721 ईस्वी में जय सिंह द्वितीय को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा चूड़ामन के दमन के लिए भेजा गया। जय सिंह ने दुर्ग जीत लिया और चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। जाटों को पूर्ण स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करने का श्रेय चूड़ामन के उत्तराधिकारी बदन सिंह को है। बदन सिंह ने नादिर शाह के आक्रमण काल में आगरा एवं मथुरा क्षेत्रों को जीत लिया तथा भरतपुर में जाट स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। अहमद शाह अब्दाली ने अपने आक्रमण के समय बदन सिंह के अधिकार को मान्यता देते हुए उसे राजा की उपाधि दे दी। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। बदन सिंह के बाद सूरजमल 1756 ईस्वी में जाट राज्य का प्रमुख बना। इसने जाट राज्य का विस्तार आगरा, मथुरा, मेरठ तथा अलीगढ़ क्षेत्रों में किया। इसे जाट राज्य का अफलातून, प्लेटो भी कहा जाता था। 1763 ईस्वी में इसकी मृत्यु के साथ ही जाट राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। नंबर 2 राजपूत। औरंगजेब की मृत्यु के समय राजपूत नेता अजीत सिंह को महाराजा तथा जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि प्राप्त थी।
औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति से राजपूत अप्रसन्न थे। 1707 ईस्वी में अजीत सिंह ने जोधपुर से मुगल फौजदार को निकाल दिया। बहादुर शाह प्रथम के काल में एक बार पुनः अजीत सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु बाध्य किया गया। जहांदार शाह के कार्यकाल में वजीर जुल्फिकार खां ने पुनः राजपूतों से मित्रता का प्रयास किया। उसने बादशाह की ओर से जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। 18वीं सदी में आमेर या अंबेर के राजा सवाई जय सिंह 1681 से 1743 ईस्वी सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा थे। सवाई जय सिंह ने 1722 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की। यही शहर पहले आमेर या अंबेर के नाम से जाना जाता था। जय सिंह ने जयपुर को विज्ञान एवं कला के केंद्र के रूप में विकसित किया। वह एक महान खगोल शास्त्री थे। उन्होंने 5 स्थानों काशी, जयपुर, उज्जैन, मथुरा तथा दिल्ली में वेधशालाओं का निर्माण कराया। उन्होंने जिज मोहम्मद शाही नामक खगोल शास्त्रीय सारणी तैयार की। यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का जय सिंह ने संस्कृत में अनुवाद किया। वह आधुनिक काल में एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। नंबर 3, रुहेले एवं बंगश पठान। अफगानी मूल के व्यक्ति वीर दाऊद तथा उसके पुत्र अली मोहम्मद खां ने बरेली के एक छोटे से क्षेत्र का विस्तार कर रुहेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। यह उत्तर में कुमायूं से दक्षिण में गंगा घाट तक फैला था। अंबाला एवं रामपुर क्रमशः इस राज्य की राजधानियां हुईं। नवीन राज्यों का उत्थान एवं अंग्रेजों की संप्रभुता। स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खां ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। नंबर 2, हैदराबाद के निजाम शासक ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। नंबर 3, जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखशहर से किया था। नंबर 4, सवाई मिर्जा जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना 1722 ईस्वी में की थी। नंबर 5, जाट नेता चूड़ामन ने 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। नंबर 6, सूरजमल को जाटों का अफलातून प्लेटो कहा जाता है। नंबर 7, बंदा बहादुर सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता हुआ। इसने प्रथम सिख राज्य की नींव डाली थी। नंबर 8, बंदा बहादुर को 1716 ईस्वी में फर्रुखशहर के काल में मृत्युदंड दिया गया था। नंबर 9, रणजीत सिंह सुकरचकिया मिशल के थे। इन्होंने लाहौर को राजधानी बनाकर विशाल राज्य स्थापित किया था। नंबर 10, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। सतलज नदी दोनों के बीच सीमा रेखा बनी। नंबर 11, अफगान अमीर शाह सुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। नंबर 12, 29 मार्च 1849 ईस्वी को डलहौजी ने सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। नंबर 13, हैदर अली ने सोने तथा तांबे के सिक्कों पर शिव, पार्वती तथा विष्णु की मूर्तियां अंकित कराई थी। नंबर 14, टीपू फ्रांसीसी क्रांति का समर्थक था। इसने अपनी राजधानी श्री रंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया था। नंबर 15, अवध राज्य की स्थापना सआदत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। नंबर 16, गवर्नर जनरल डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध राज्य को 1856 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। नंबर 17, सर्वप्रथम अवध राज्य ने 1765 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। नंबर 18, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया था। नंबर 19, अली वर्दी खां के बाद 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बना। नंबर 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना हुई। इसकी कल्पना J.Z. हालवेल ने किया था। नंबर 21, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि के द्वारा क्लाइव ने कलकत्ता में निर्माण का अधिकार प्राप्त किया था। नंबर 22, 1757 में प्लासी विजय के बाद अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई। क्लाइव गवर्नर बना और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। नंबर 23, 1760 में मीर कासिम से अंग्रेजों ने संधि कर चटगांव, मिदनापुर तथा वर्धवान की दीवानी प्राप्त कर ली। नंबर 24, बक्सर विजय से अंग्रेजों के ब्रिटिश राज्य की वास्तविक स्थापना हुई। नंबर 25, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के द्वारा क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली और ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता स्थापित हो गई। नंबर 26, मराठा राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। नंबर 27, शिवाजी के ऊपर गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव था। नंबर 28,
22 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी एवं राजा जयसिंह के बीच हुई। इस संधि का उल्लेख मनुची ने किया था। नंबर 29, शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में काशी के विद्वान विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट द्वारा संपन्न हुआ था। इनका दूसरा राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674 को निश्चलपुरी गोसाई द्वारा कराया गया। नंबर 30, शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। नंबर 31, मराठों के आय के प्रधान स्रोत चौथ और सरदेश मुखी थे। नंबर 32, संभाजी और उनके मंत्री कवि कलश को मुगल सेनापति मुकर्रब खां ने बंदी बनाया और इन्हें मृत्युदंड दिया। नंबर 33वां, पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने 1719 ईस्वी में सैयद हुसैन अली से संधि करके छत्रपति शाहू के राज्य को दक्षिण का महत्वपूर्ण राज्य बना दिया। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। नंबर 34, बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पादशाही के आदर्श का प्रचार किया और इसे लोकप्रिय बनाया। नंबर 35, बालाजी विश्वनाथ के समय पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। इनके समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ। नंबर 36, 14 फरवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली अफगान नेता तथा मराठों के बीच हुआ। इसमें मराठों की पराजय हुई। नंबर 37, अंतिम महान पेशवा माधवराव थे। 1772 में उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। नंबर 38, नाना फड़नवीस मराठों के अंतिम महान नेता थे। इनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने मराठों को पराजित किया था। नंबर 39, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को निर्णायक रूप से पराजित किया और मराठों को अंग्रेजों के अधीन किया। नंबर 40, तृतीय मराठा युद्ध के दौरान पिंडारियों का भी दमन किया गया। नंबर 41, पिंडारियों के नेता चीतू करीम खां आदि थे। पूछे गए प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? उत्तर, श्री रंगपट्टनम की संधि। प्रश्न 2, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? उत्तर, 1699 ईस्वी में। प्रश्न 3, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, गुरु हरगोविंद ने। प्रश्न 4, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? उत्तर, गुरु अंगद देव ने। प्रश्न 5, सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? उत्तर, गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न 6, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? उत्तर, 1843 ईस्वी में। प्रश्न 7, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? उत्तर, तलवंडी में। प्रश्न 8, किस सिख गुरु ने अपने को सच्चा बादशाह कहा था? उत्तर, गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न 9, रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? उत्तर, अमृतसर में। प्रश्न 10, किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? उत्तर, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने। प्रश्न 11, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? उत्तर, विलियम बेंटिक ने। प्रश्न 12, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर, सआदत खां। प्रश्न 13, वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? उत्तर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रश्न 14, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? उत्तर, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 15, ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? उत्तर, 1849 ईस्वी में। प्रश्न 16, किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? उत्तर, राजा सवाई जय सिंह। प्रश्न 17, गोवा पर किस पुर्तगाली ने अधिकार प्राप्त किया? उत्तर, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। प्रश्न 18, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? उत्तर, झांसी, नागपुर व सतारा को। प्रश्न 19, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किस वंश ने किया? उत्तर, मराठों ने। प्रश्न 20, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? उत्तर, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। प्रश्न 21, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? उत्तर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न 22, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? उत्तर, लॉर्ड डलहौजी। नवीन राज्यों का उत्थान एवं अंग्रेजों की संप्रभुता। पूछे गए प्रश्न उत्तर। द्वितीय स्तर। प्रश्न 1, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? उत्तर, गुरु रामदास। प्रश्न 2, संत रामदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? उत्तर, अकबर। प्रश्न 3, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की?
उत्तर गुरु अर्जुन देव। प्रश्न 4, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? उत्तर रामदास को। प्रश्न 5, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? उत्तर गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न 6, सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किसने किया? उत्तर गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न 7, खालसा सेना के संस्थापक कौन गुरु थे? उत्तर गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 8, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? उत्तर गुरु तेग बहादुर के। प्रश्न 9, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? उत्तर आगरा में। प्रश्न 10, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? उत्तर मराठा प्रशासन में। प्रश्न 11, संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? उत्तर बालाजी विश्वनाथ ने। प्रश्न 12, किसके समय से मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? उत्तर बालाजी बाजीराव। प्रश्न 13, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? उत्तर अफगानों ने। प्रश्न 14, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों या दस्तावेजों में किया जाता था? उत्तर मराठों के विलेखों या दस्तावेजों में। प्रश्न 15, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? उत्तर सुकरचकिया मिसल से। प्रश्न 16, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उत्तर श्रीरंगपट्टनम में। प्रश्न 17, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए? उत्तर टीपू सुल्तान ने। प्रश्न 18, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? उत्तर टीपू सुल्तान से। प्रश्न 19, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ कहाँ बनवाई थीं? उत्तर दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन तथा बनारस नगरों में वेधशालाएं बनवाई थीं। प्रश्न 20, 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन हैं? उत्तर जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय।